To the video lecture series on political science. Today we will talking about social groups, shock therapy from the chapter 2nd from class 12 political science NCERT textbook, and the name of the chapter is the end of bipolarity. Okay, now today we will explaining before explaining shock therapy we will discuss about this picture, this map. Okay, देखिए हम पहले वीडियो सीरीज में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कैसे यूएसएसआर जो था उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ 1991 में। ओके, दो सुपर पावर थी, हमने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था पहली वीडियो सीरीज में। आप उस वीडियो सीरीज को अगेन आप उसको देख सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। उसमें अच्छे से बताया था कि दो सुपर पावर जो थी यूएसए एंड यूएसएसआर, किस तरह से वो सुपर पावर बनी आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उसके बाद उन्होंने किस तरह से यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ 1991 में, जो 15 रिपब्लिक कंट्रीज़ को मिलाकर बिल्ट हुई थी। ठीक है, इसमें देखिए अब बिल्ट क्यों हुई थी। रशिया जो था, जो मेन पावर जो थी रशिया की थी, जिसमें रशिया ने क्या किया, कुछ कंट्रीज़ को जो था वो फ्री करवाया था। ठीक है, और फिर उसके बाद कुछ कंट्रीज़ हुई, जो रशिया थी उसने कुछ कंट्रीज़ को, जैसे यूक्रेन हो गई, बेलारूस हो गई, कुछ छोटी छोटी कंट्रियाँ थी, अजरबैजान हो गई, उसने जब आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर कुछ कंट्रीज़ को जो था पूरी तरह से हेल्प करी थी, जिस वजह से रशिया के साथ, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद रशिया के साथ ये कंट्रीज़ जो थी वो क्या हो गई, ज्वाइंट्स हो गई। ठीक है, ये सारी कंट्री जो थी 15 जो गणराज्यों को मिलाकर बनी हुई थी। इसके बाद बात करते हैं हम कि अब जब डिसइंटीग्रेशन हो गया 1991 में, उसके बाद ये कंट्रीज़ जो थी वो क्या हो गई, वो फ्री हो गई, क्योंकि रशिया के काफ़ी सालों से, यानी कि 1995 से लेकर 1991 तक उसके प्रेशर में जो थी वो मतलब एक तरह से अपने आप को सरवाइव कर रही थी। लेकिन जब उनको लगा कि नहीं, अब अपने आप को फ्री कर लेना चाहिए, तो ये जो कंट्रीज़ है, यूक्रेन, बेलारूस, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, ये जो कंट्रीज़ है इन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, फ्री कर लिया। किससे फ्री कर लिया, रशिया से फ्री कर लिया। ठीक है, तो ये आपने बेसिक समझा यहाँ पर। अब हम जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो को समझेंगे वो है शॉक थेरेपी। वो क्या है, शॉक थेरेपी। ठीक है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, शॉक थेरेपी। ठीक है, शॉक थेरेपी को समझेंगे। अब आप कहेंगे भाई शॉक थेरेपी क्या है। शॉक थेरेपी यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन होने के बाद यूएसएसआर का शॉक थेरेपी बहुत ही मेन टॉपिक है, मेन कॉन्सेप्ट है। ये देखिए, शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रीजन। अब शॉक थेरेपी क्या है। अब आपने ये जो वर्ड सुना होगा, कई बार सुना होगा, डॉक्टर के मुंह से सुना होगा कि उसको, पेशेंट को शॉक थेरेपी दी गई, ताकि शॉक दिया गया, ताकि उसको कुछ कुछ ऐसी डिजीज़ होती है जिसमें पेशेंट को शॉक थेरेपी दी जाती है। लेकिन यहाँ पर रशिया में ये थेरेपी क्यों अपनाई गई, मतलब आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन। ओके, तो ये शॉक थेरेपी क्यों अपनाई गई, इसको समझेंगे, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब शॉक थेरेपी मीन्स क्या होता है यहाँ पर, अगर बात की जाए, शॉक थेरेपी जो है वो क्या है, एक तरह से शॉक देना। ठीक है, मतलब आघात लगाकर, शॉक देकर जो है ट्रीटमेंट देना। ठीक है, ये तो हो गई डॉक्टर की लैंग्वेज हो गई। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी सेम है कि शॉक थेरेपी देना यानी कि आघात करके या चोट करके एक तरह से थेरेपी देना, एक तरह से ट्रीटमेंट देना। अब ट्रीटमेंट किस चीज़ का, ट्रीटमेंट भाई 1991 के बाद जब डिसइंटीग्रेशन हुआ तो बहुत ज़्यादा यूएसएसआर की, रशिया की और जो बाकी जो देश है उनकी जो अर्थव्यवस्था थी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो इस वजह से कि उसको एम्पावर करने के लिए, उसको और ज़्यादा बूस्टअप करने के लिए शॉक थेरेपी अपनाई गई। अंडरस्टैंड, यस। इसमें देखिए कुछ ऐसी सेंटर पावर थी, जैसे ये देखिए, ये वाला देखिए, द मॉडल ऑफ
ट्रांजिशन इन रशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप की जो कंट्रीज जो थी, ठीक है, ईस्ट यूरोपियन जो कंट्रीज थी, वहाँ पर इस तरह की शॉक थेरेपी जो थी वो अपनाई गई, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं ये जो कंट्रीज जो थी, इसमें क्या किया गया, ईच ऑफ दीज कंट्रीज वाज रिक्वायर्ड टू मेक अ टोटल शिफ्ट टू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब ये जो कंट्रीज जैसे अभी मैंने बताया, ईस्ट यूरोप हो गया, सेंट्रल एशिया हो गया, ये जो कंट्रीज थी, रशिया की जो कंट्रीज थी, यहाँ पर शॉक थेरेपी अपनाई गई। अब शॉक थेरेपी क्या है, इसको डिटेल में समझेंगे कि क्या है ये, ठीक है। हमने डॉक्टर की जो एक तरह से डेफिनेशन में तो समझ लिया, ऑलरेडी आप अवेयर थे इस चीज़ से, लेकिन आप समझेंगे कि रशिया में शॉक थेरेपी का क्या डेफिनेशन है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, जो आफ्टर 1991 डिसइंटीग्रेशन होने के बाद यहाँ पर फॉलो की गई, ओके। देखिए कुछ कंट्रीज जो थी जैसे उन्होंने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अपनाया, क्योंकि आपको पता है कि उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, कम्युनिज्म उनकी आइडियोलॉजी थी, किसकी, यूएसएसआर की। अब यहाँ पर धीरे धीरे जो रुख किया जाने लगा वो कैपिटलिस्ट की तरफ रुख किया जाने लगा, ठीक है। तो अबव ऑल इट मीन दैट प्राइवेट ऑनरशिप वाज टू बी डोमिनेट पैटर्न टू ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, and privatization of state asset and corporate ownership partners were to be immediately brought in collective farms to be replaced by private farming, and capitalists in agriculture transition ruled out any alternate or third way other than state controlled सोशलिज्म और कैपिटलिज्म, ओके। आप समझ गए होंगे कि अब सोशलिज्म से जो है, यानी कि जो कम्युनिज्म जो है वहाँ से अब रुख करने लग गए। अब हवा का रुख किस तरफ हो गया, हवा का रुख हो गया कैपिटलिज्म की तरफ। अब उन्होंने सोचा कि अगर हमें जल्दी से मतलब एक शॉर्टकट रास्ता अपनाना है, हमें प्रोग्रेस करनी है, तो हमें कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म जो है वो एक तरह से कैपिटलिस्ट बनना होगा, ठीक है। इसे हमें प्राइवेटाइजेशन करना होगा, उसके बाद कलेक्टिव फार्म्स को प्राइवेट फार्मिंग में चेंज करना होगा, एग्रीकल्चर हो गया, और जितने भी ट्रेड हो गए वहाँ पर, कहाँ पर, रशिया में, यूरोप में और एशियन जो कंट्रीज़ में, उन्होंने सारे जो अभी तक कम्युनिज्म सिस्टम चल रहा था, ठीक है, समाजवाद का जो सिस्टम चल रहा था, कम्युनिज्म सिस्टम हो गया या फिर सोशलिज्म हो गया, वहाँ का जो सिस्टम था, उसके बाद उन्होंने किस तरफ रुख कर लिया, उन्होंने प्राइवेटाइजेशन की तरफ रुख कर लिया अपना, ओके। इसमें देखिए आप बस इसको समझना है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को, ये कलेक्टिव फार्म्स हो गए, ठीक है, इसके बाद एग्रीकल्चर सिस्टम हो गया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, यहाँ पर स्टेट कंट्रोल जो था वो एक तरह से ख़त्म हो गया, स्टेट कंट्रोल जो था कम से कम हुआ, जिस वजह से अब जो कंट्रोल जो था वो मार्केट के ऊपर आ गया, मार्केट का कंट्रोल होता था, कैपिटलिज्म होता था। आप देखिए शॉक थेरेपी ऑल्सो इन्वॉल्व अ ड्रास्टिक चेंज, एक तरह से बहुत बड़ा चेंज लेकर आई, ठीक है। इसमें ट्रेड को क्या कर दिया गया, एक तरह से डेवलपमेंट अच्छे से करने के लिए, और उसके बाद कंप्लीट स्विच टू कर दिया फ्री ट्रेड को, ठीक है। अब बिल्कुल फ्री ट्रेड पर सारी पॉलिसी चलने लग गई, जिसमें उन्होंने फ्री ट्रेड रिज्म एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई वर टू बी द मेन इंजन्स ऑफ चेंज। दिस वाज इन्वॉल्व openness to foreign investment, financial opening up और deregulation and currency convertibility, ओके। इसमें क्या बोला गया है कि एफडीआई यानी कि फ्री ट्रेड पॉलिसी या फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट जो था वो फॉलो किया गया, वो अपनाया गया, एंड जो फॉरेन सिस्टम जो था, फाइनेंशियल जो सिस्टम था, और करेंसी का जो सिस्टम था, यानी करेंसी को एक तरह से जो वहाँ की जो करेंसी तो उसको एक तरह से क्या कर दिया गया, डी रेगुलेशन कर दिया गया, ओपन, यानी कि अब जो व्यापार होता था वो ओपन मार्केटिंग पर होता था, ओके। यानी कि पूरी तरह से कैपिटलिस्ट को अपनाने का एक तरह से रुक किया गया यहाँ पर देखिए कि जितना ट्रांसिशन जो था इन्वॉल्व अ ब्रेकअप ऑफ द एक्सिस्टिंग ट्रेड अलायंस एमंग द कंट्रीज ऑफ द सोवियत ब्लॉक,
ठीक है। यहाँ पर इसमें देखिए वेस्ट जो है लिंक किया गया। अब जो जितनी भी सोवियत ब्लॉक कंट्रीज जो थी, ठीक है, वो अब लिंक्ड करने लग गई, यानी कि वो अब जुड़ने लग गई। किससे जुड़ने लग गई? वेस्ट कंट्री से, यानी कि अमेरिका, यूएसए, और यूएसए के साथ में जो नाटो की जो कंट्रीज थी उनके साथ वो उन्होंने धीरे धीरे जुड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए उन्होंने कैपिटलिस्ट को अपनाने के लिए वेस्ट जो कंट्रीज जो थी, इकोनॉमिक सिस्टम तो जो था उनके साथ उन्होंने जुड़ना शुरू कर दिया, ताकि वो जल्दी से जल्दी डेवलप कर पाए अपने आप को। अब ये सारी चीज़ें हुई, ठीक है, ये आप समझ गए अच्छे से कि शॉक थेरेपी क्या है, कि उन्होंने अपने आप को ट्रीटमेंट देने के लिए, उन्होंने अपने आप को इकोनॉमिक कंडीशन को स्ट्रेंथ करने के लिए एक तरह से शॉक थेरेपी अपनाई। फॉर एग्जाम्पल कि उन्होंने पूरा प्राइवेटाइजेशन कर लिया अपने आप को। 90% से भी ज़्यादा ट्रेड, एग्रीकल्चर और जितने भी इंडस्ट्रीज थी उनको प्राइवेटाइजेशन कर लिया उन्होंने, वेस्ट कंट्री के साथ लिंक अप कर लिया, और अपनी करेंसी को उन्होंने एक तरह से ओपन मार्केट में मतलब ओपन मार्केट का उन्होंने सहारा लिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी शॉक थेरेपी में। आई थिंक आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि शॉक थेरेपी का क्या परिणाम हुआ। परिणाम बहुत ही ज़्यादा एक तरह से लार्ज लेवल पे और बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक जो है एक तरह से शॉक थेरेपी का जो परिणाम आए, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपीज। ओके, अब क्या क्या आए इसको हम एक एक करके समझेंगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा डेवलपमेंट तो हुआ नहीं, लेकिन जो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा डाउन हो गई। ठीक है, इस चीज़ को समझेंगे शॉक थेरेपी के क्या क्या अब परिणाम हुए, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए। ठीक है, पहले देखिए इसमें द शॉक थेरेपी एडमिनिस्ट्रेटेड इन 1990 डिड नॉट लीड द पीपल इनटू द promised utopia of mass consumption. Generally it brought ruin to the economic and disaster upon the people of the entire region। समझ गए आप कि एक तरह से वो क्या लेकर आई, मास लेवल पे, मतलब एक तरह से इकोनॉमिक जो थी वो रून मतलब एक तरह से धाराशायी हो चुकी थी, डिज़ास्टर आ चुका था बहुत बड़ा, क्योंकि पूरी तरह से कंट्रोल जो था वो स्टेट कंट्रोल जो था वो अब कि कहाँ पर हो गया। पहले स्टेट कंट्रोल हुआ करता था, अब इंडस्ट्रियल कंट्रोल हो गया, जिस वजह से बहुत ज़्यादा जो इकोनॉमिक पावर जो थी, इकोनॉमिक कंडीशन जो थी वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गई। ठीक है, शॉक थेरेपी के बाद देखिए अब यहाँ पर देखिए 90% जो था इंडस्ट्री जो थी, 90% जो थी वो सेल कर दी गई टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज को। ठीक है, और इसमें जो रिस्ट्रिक्शन जो था वो भी मतलब एक तरह से कैरिड आउट कर दिया गया, हटा दिया गया। मार्केट फोर्सेस जो थी एंड नॉट बाय द गवर्नमेंट डायरेक्टेड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। अब जो था गवर्नमेंट का जो डायरेक्ट फोर्स नहीं था, मार्केट फोर्स ज़्यादा बढ़ चुका था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं किस तरह से अब यहाँ पर देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि यहाँ पर ये जो गार्बेज जो है सेल बोला गया है इसको लार्जेस्ट, ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, गार्बेज सेल इन हिस्ट्री। इसको गार्बेज सेल बोला गया, यानी कि जैसे होता है ना कि एक तरह से भाई अब बहुत वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज जो थी उनको थोक के भाव में बेचा गया। ठीक है, जो वैल्यूएबल इंडस्ट्री जो थी और जो उनको अंडर वैल्यूड करके उनको थ्रो अवे किया गया, उनको बेचा गया मार्केट लेवल पे, उनको कैपिटलिस्ट सिस्टम जो था वो एक तरह से बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया गया मार्केट में, और वहाँ की जो बहुत ही सक्सेसफुल इंडस्ट्री जो थी, वैल्यूएबल जो इंडस्ट्री थी, उनको एक तरह से रद्दी के भाव में बेच दिया गया। अब आप समझ सकते हैं कि इस तरह से इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो बिल्कुल डाउन होती चली गई। अब बात करते हैं जब ये सेल किया जा रहा था तो उसमें ऑल सिटीजन्स वर गिवन वाउचर्स, सभी सिटीजन्स को वाउचर्स दिए गए थे पार्टिसिपेट करने के लिए इन द सेल्स। मोस्ट सिटीजन्स सोल्ड देयर वाउचर्स इन द ब्लैक मार्केट बिकॉज दे नीडेड द मनी। अब ये जो वाउचर्स थे उन्होंने ब्लैक जो मार्केट जो होती है, यानी कि काला बाजारी का जो मार्केट होती है, वहाँ पर उन्होंने सेल कर दिए,
और उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाया। ठीक है, अब जो रशियन करेंसी है उसके बाद देखिए क्या क्या, मतलब एक एक करके हम इसके परिणाम देख रहे हैं। रशियन करेंसी जो रूबल जो है उस वो डेक्लाइन हो गई, ड्रामेटिकली जो डेक्लाइन हो चुकी थी। इन्फ्लेशन जो था वो बहुत ज़्यादा, रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। इसके बाद देखिए फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम खड़ी हो गई। फूड सिक्योरिटी जो है वो इम्पोर्ट करना पड़ा। ठीक है, रशिया स्टार्टेड टू इम्पोर्ट फूड। मतलब इतनी ज़्यादा हालात ख़राब हो गए कि रशिया में जो इकोनॉमिक जो कंडीशन थी, जो सोशल कंडीशन थी, वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गई, जिस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि उनको फूड के लिए भी दूसरे देशों पर डिपेंड रहना पड़ा। ठीक है, अब देखिए कि 1989 से लेकर 1999 तक जो जीडीपी जो था वो बहुत ज़्यादा बिलो लेवल पे आ चुका था। ठीक है, जो ओल्ड ट्रेडिंग स्ट्रक्चर ब्रोक डाउन विद द नो ऑल्टरनेटिव इन इट्स प्लेस। जो ओल्ड स्ट्रक्चर जो था वो बिल्कुल डिक्लाइन हो चुका था। ठीक है, ओल्ड सिस्टम जो चल रहा था, अब इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। पॉवर्टी जो थी पीपल में, यहाँ पर पॉवर्टी जो था वो बहुत ज़्यादा लार्ज लेवल पे आ चुका था। ठीक है, और जो सोसाइटी जो थी, ठीक है, इसमें देखिए जो क्लासेस वर पुश टू द पेरिफेरी ऑफ सोसाइटी, यानी कि जो मिडिल क्लास को बिल्कुल ही सोसाइटी से बाहर कर दिया गया था कि भाई आप जो है रिच पीपल्स जो हैं, जो मार्केट लेवल पे जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ चुका है, उन्हीं की पावर है। ठीक है, अब जो इंटेलेक्चुअल जो मैन पावर जो था, एकेडमिक और जो इंटेलेक्चुअल जो मैन पावर जो था वो डिसइंटीग्रेटेड होता जा रहा था या माइग्रेट होता जा रहा था। उनको लगा कि अब हमें दूसरे देशों में जाकर कहीं ना कहीं अर्न करना चाहिए। कंट्रोलिंग पावर जो थी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो थी वो पूरी तरह से कैपिटलिस्ट के हाथ में आ चुकी थी। प्राइवेटाइजेशन जो था वो पूरी तरह से, एक तरह से वो डिसपैरिटीज जो लेकर आया था। और यहाँ पर रशिया रेवोल्यूशन के बारे में हमने रीड किया, किस तरह से वहाँ पर ये जो थे परिणाम सामने आए। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पर देखिए इस पैराग्राफ में किस तरह से जो कंस्ट्रक्शन जो था, यानी कि अभी ये देखा गया कि ड्रामेटिक जो इंस्टीट्यूशन जो थे, ठीक है, वो इतनी ज़्यादा पावर में नहीं आए, क्योंकि वहाँ पर इकोनॉमिक जो ट्रांसफॉर्मेशन जो था वो कहीं ना कहीं प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाने लगी थी। ठीक है, अब देखिए मेन और इम्पॉर्टेंट रीजंस जो हैं यहाँ पर कि कॉन्स्टिट्यूशन जो था ऑल दीज कंट्रीज में जो संविधान बना था वो जो ड्राफ्ट किया गया था, ड्राफ्टेड इन अ हरी एंड अ मोस्ट इंक्लूडिंग रशिया हैड अ स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट विद द वाइडेस्ट पॉसिबल पावर दैट रेंडर्ड इलेक्टेड पार्लियामेंट से रिलेटिवली वीक। इसमें जो बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन जो था रशिया में, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी बनाया गया और प्रेसिडेंट ने होल पावर जो थी वो मतलब अपने पास रखी, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव बन गया, यानी कि कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव पावर उसने अपने हाथ में रखी। किसने? प्रेसिडेंट ने। ठीक है, यानी कि वही एटोक्रेटिक सिस्टम आप कह सकते हैं, जिसमें जो पार्लियामेंट्री को बहुत ज़्यादा वीक रखा गया यहाँ पर। अब आप समझ सकते हैं कंडीशन कैसी थी। कंडीशन ये थी कि रशिया में सारी जो जितनी भी जो इकोनॉमिक जो कंडीशन थी वो आप समझ ही चुके हैं, डेक्लाइन हो चुकी थी। इसके बाद एक जो मेन जो सोर्स था कि यहाँ से कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा वेल एंड गुड हो सकती है, लेकिन नहीं हुई, क्योंकि रशिया में जो प्रेसिडेंट को स्ट्रॉन्ग कर दिया गया, ठीक है, और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको वीक कर दिया गया। अब बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल, अब ये कुछ एग्जांपल देखिए, जैसे कि तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान अपने आप को प्रेसिडेंट बना दिया। यहाँ पर ये जो कंट्रीज हैं, ये देखिए तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान जो कंट्रीज हैं, इन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया, अपने आप को पावरफुल बना लिया, प्रेसिडेंट घोषित कर दिया अपने आप को। और जुडिशियल जो मतलब एक तरह से जो अथॉरिटी थी उन्होंने 10 सालों के लिए अपने पास रख ली। 10 साल के बाद उन्होंने फिर अपने आप को, अपनी जो अथॉरिटी को एक्सटेंड कर लिया। उसके बाद जो है कि जो रशिया स्टार्टेड रिवाइविंग इन 2010 ईयर्स आफ्टर देयर इंडिपेंडेंस। इसमें अब उन्होंने अपने इकोनॉमिक कंडीशन को, रशिया ने थोड़ा सा रिवाइव करने की एक तरह से ट्राई किया।
इसमें रिवाइवल जो कंट्रीज जो थी, क्योंकि इकोनॉमिक लेवल पे वो एक्सपोर्ट कंट्रीज ऐसी थी जो एक्सपोर्ट करती थी नेचुरल रिसोर्सेज को, ठीक है, जैसे कि ऑयल हो गया, नेचुरल गैसेस एंड मिनरल्स हो गया, ये जो मतलब इस वजह से वो उन्होंने अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को बहुत ज़्यादा एक तरह से इनकरेज किया, कि एक तरह से एम्पावर किया, जैसे कि उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज थे, और ये जो रिसोर्सेज थे जैसे ऑयल हो गया, गैस और मिनरल, इस वजह से उन्होंने अपनी कंडीशन को, इकोनॉमिक कंडीशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ किया। जैसे कि अज़रबैजान जो थी, अज़रबैजान जो कंट्री जो थी, कजाकिस्तान जो थी, ठीक है, कजाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान जो मेजर जो कंट्रीज थी, इन्होंने अपने आप को एक तरह से दोबारा से रिवाइवल किया और अपनी कंडीशन को बहुत ज़्यादा मेंटेन किया, और ये इस वजह से थोड़ा सा जो कंडीशन जो थी वो और ज़्यादा इम्प्रूव होने लगी। और जो अदर कंट्रीज थी हैव गेन बिकॉज ऑफ द ऑयल पाइपलाइंस, क्योंकि अदर जो कंट्रीज थी वो उनकी कंडीशन भी जो थी वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई, क्योंकि वहाँ से पाइपलाइन गुजरती थी। कौन सी पाइपलाइन गुजरती थी? ऑयल पाइपलाइन गुजरती थी, जिस वजह से उनको क्या मिलता था? रेंट मिलता था, एक अच्छे लेवल पे रेंट मिलता था इन टेरिटोरीज जो थी, इन कंट्रीज़ को, ठीक है, जिस वजह से वो अपने आप को रिवाइवल करने के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को एम्पावर करने के, रिवाइवल करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुई, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक जो है और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, किस तरह से जो टेंशन्स और एंड कॉन्फ्लिक्ट्स हुए उसके बाद, ठीक है। ये तो हमने शॉक थेरेपी के बारे में पढ़ा और शॉक थेरेपी के जो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में टेंशन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में रीड करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, revise all these videos more and more time, okay, okay, all the best.